नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यवसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों कारण थे। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई थी। अतः 1820 के दशक में हिंदुस्तान की वन संपदा अन्वेषण प्रारंभ किया गया और एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर भारत में पेड़ काटे जाने लगे। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। रेल पटरियों को जोड़े रखने के लिए बड़े पैमाने पर स्लीपरों के रूप में लकड़ी की जरूरत थी। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों की एक भारी हिस्से को साफ किया गया। अगला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1864 ईस्वी में। डाइचिंग बेंडिक ने लोगों के संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करने एवं व्यवस्थित तंत्र विकसित करने के लिए वर्ष 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अंग्रेजों ने जंगल का अत्यधिक उपयोग करने के लिए अनेकों प्रयास किए। उसी के अंतर्गत इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है 1905 में नहीं, 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया है। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ये सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि इन जंगलों से ले सकते हैं। ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। 1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन हुआ, पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले संशोधित अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। अगर हम बात करते हैं तो लांदिंग, लांदिंग जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में। मिल्पा, मिल्पा जो है वो कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में। और चितमेन, चितमेन जो है वो अफ्रीका में। और चेना, चेना जो है वो श्रीलंका में। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, DCBA। अगला है, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? तो आइए देखते हैं। घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, बिल्कुल सही। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, ये भी सही। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है वो सही है। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने में क्या प्रभाव हुए? सत्य कथन को चयन कीजिए। आइए देखते हैं। वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई, बिल्कुल सही। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई, ये भी सही। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। देवसारी या मान किसे कहा जाता है? देवसारी या मान किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क। बस्तर क्षेत्र से विभिन्न जनजाति के लोग एक साथ रहते थे। उनके गांव की चौहद्दी निर्धारित होती थी, इसलिए इन लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं को देखभाल करते थे। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी सी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दाड़ या मान कहा जाता था। ब्लैंगडोंग डिएक्सटेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था, ये गलत है। इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, ये सही है।
आंसर जो होगा ऑप्शन बी। भारत की तरह ही जावा में डचों ने रेल लाइनों के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वह सामूहिक रूप से पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए भैंसे को उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग-डेस्टेन के नाम से जाना जाता है। सरना, देवरा, कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। जनजातीय लोगों द्वारा वन संरक्षण किया गया। भारत के विभिन्न भागों में घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि इसे ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। अगला है चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य को मिलान करें। एक तरफ चरवाहा समुदाय है, एक तरफ संबंधित तथ्य है। गोल्ला समुदाय जो है वो क्या है, तो गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय जो है वो भेड़ बकरियां पालते थे। रायका समुदाय की अगर हम बात करें तो राजस्थान से संबंधित है। और धंगर जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे, बिल्कुल सही। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। प्राचीन काल के विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो इसका आइए देखते हैं। मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां। आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में दोनों कथन जो है ये क्या है, वो सही नहीं है। इतिहास के हर दौरे में मानव समाज एक दूसरे के नजदीक आते रहे। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं, ये लोग तरह तरह की चीजें जैसे मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार का। पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला में जल पोतों की तस्वीरें पाई गई जो उस काल के समुद्री महत्व को दर्शाती है। यह स्मृति शिला गोवा के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्क मार्ग के संबंध में तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता है, ये गलत है। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग को जोड़ता था, यह भी गलत। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, बिल्कुल सही है। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप तक पहुंचती थी, ये भी गलत। तो आंसर जो हो जाएगा वो केवल 3 हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सिल्क मार्ग का अस्तित्व लगभग 15वीं शताब्दी तक था। इस मार्ग में पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम यानी सिल्क का काफी महत्व था। चीनी रेशम यानी सिल्क का काफी महत्व था। समुद्र या जमीन से गुजरने वाले यह सिल्क क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। अतः कथन 1 और 3 जो है वो असत्य है। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से यूरोप में एशिया की ओर पहुंचती थी, अतः कथन 4 जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी, गुफा क्रमांक 217। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। यह गुफा लगभग 8वीं सदी का है। इस गुफा का नाम मोगाओ ग्राटोज है जो चीन के गंसू प्रांत में स्थित है। इस गुफा के गुफा क्रमांक 217 में मार्ग को दर्शाया गया है, मार्ग को दर्शाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है मार्को पोलो के किताब का नाम क्या है? मार्को पोलो के सही आंसर हो जाएगा ए, बुक ऑफ मार्वल्स। मार्को पोलो के किताब का नाम बुक ऑफ मार्वल्स है, जिसे 15वीं सदी में लिखा गया था। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी था जिसका जन्म वेनिस गणराज्य के मध्य युग के अंत में हुआ था। इन्हें मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई। मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई किन्हें? मार्को पोलो के। स्पैधेत्री क्या है? स्पैधेत्री क्या है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। माना जाता है कि नूडल्स चीन के पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैधेत्री का जन्म हुआ।
स्पैघेत्ती एक लंबा पतला ठोस बेलनाकार पास्ता है। यह पारंपरिक इतालवी पाक शैली का मुख्य भोजन है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, ये गलत है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और इसका आंसर हो जाएगा दो, केवल दो सही है। आलू सोया मूंगफली मक्का टमाटर मिर्च शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों यानी भारत के संदर्भ के पास नहीं थे। अतः कथन एक जो है गलत है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों का उद्भव भारत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य है ये बताइए। तो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, ये कथन तो सही है। यूरोपीय सेनाओं ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये गलत है। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है वो क्या है, असत्य है। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं, और ये हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका जा पहुंचे थे। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा व्यापार और पूंजी, ये दोनों बी हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, व्यापार का, श्रम का और पूंजी का। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया? आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871। अंग्रेज अफसर घुमंतु लोगों को शक की नज़र से देखते थे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को बहुत सारे समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांवों या बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया था। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। ग्राम पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी थी। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाही टैक्स, और इसका सही जो आंसर हो जाता है, आइए देखते हैं कथन का प्रयोग करके कौन सा कथन सत्य है। तो चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, ये गलत है। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चारागाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो केवल 1 और 3 हो जाएगा। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना प्रारंभ किया। प्रत्येक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों के पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। क्या होता है? टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? और इसका सही आंसर हो जाएगा चरगाहों का स्तर गिरने लगा, बिल्कुल सही। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, ये भी आंसर है। तो ये हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। यह इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था, गलत है। अपनी बेसिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा 2, केवल 2। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उन्हें चारागाह दिन प्रतिदिन सिमटते जा रहे थे। अपने बेसिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केन्या से लेकर तंजानिया के घास मैदान स्टेपीज तक फैला हुआ था। अपने बेसिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। तो आइए देखते हैं सत्य कथन। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई, गलत है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था, यह बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। मसाइयों के मामले में देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों ही परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। अगला है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं सत्य कथन से। इसका जो आंसर होगा कि प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों को समूह में स्थानांतरित
हो गई, बिल्कुल सही। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे देखते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी सही। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1, 2, 3। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, बिल्कुल सही। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, यह भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। एले क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा नापने का पैमाना। जर्मनी में एले कपड़े को नापने का पैमाना था जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक जो है एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता है, मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और हायरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता है। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सत्यकूट का जो है वो चयन कीजिए, सत्यकूट का। तो राजतंत्र भी था, चर्च भी था, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना ये भी था, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना ये गलत था। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, केवल एक सही था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। वे निजी संपत्ति को राज्य के अधिकार का दावा करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे स्वयं संपत्ति धारक थे। ज्यूसेप्पी मैत्सिनी के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, बिल्कुल सही। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मौसेई में यंग यूरोप। तो ये गलत था। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, केवल एक। इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सिनी का जन्म जो हुआ है कब हुआ था, तो वो हुआ था 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी की गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, पहला था मेसाई में यंग इटली और दूसरा बर्न में था, कहाँ था, तो दूसरा जो था बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राजाओं को समान विचार रखने वाले युवा थे। दूसरा मोसाई में नहीं था, कहाँ था, तो वो बर्न में था। और पहला जो था वो कहाँ था, तो पहला हमारे पास जो था वो मार्सेई में था। पहला बर्न में नहीं था, ये था कहाँ पे, यहाँ उल्टा दिया है, मार्सेई में था। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? आंसर हो जाएगा बी, ज्यूसेप्पी मैत्सिनी को। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। नेक्स्ट है, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1832 में। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया था वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला है, रोमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सत्य कथन का चयन करें। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, बिल्कुल सही। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा सी, ये दोनों सही है। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन सा है। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, बिल्कुल सही। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी सही। राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1848 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया, ये गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रसार डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, ये भी गलत है। ना 1 और ना 2 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला है इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं सत्य कथन। ज्यूसेफी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। मंत्री प्रमुख काबुल जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस में सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कभी गलत है। यूसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा सी 1 और 3 जो है वो सही है। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कब सम्मिलित किया गया, इसको सम्मिलित किया गया था ऑप्शन डी 1801 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला, आइए देखते हैं क्या प्रभाव डाला। तो सत्य कथन का चयन करें। करों में वृद्धि की गई, बिल्कुल। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी सही। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया, ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा वो डी 1 और 2 3 तीनों सही है। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करिए। तो कौन सा सत्य कथन है, तो भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दीबाजी में पारित कर दिया था, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंबई में किया गया था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी, आंसर हो जाएगा ए 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन का चयन करें। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की, बिल्कुल सही। सभी पार्टियों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया, गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया, बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, यह भी सही है। आंसर जो हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों सही है। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान की तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, पट्टेदारों के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित नहीं हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारी को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जो है वो जमींदारों की नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया और महीने भर में इस पूरे इलाके में गांवों के संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। नेक्स्ट है गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन जो वो सही है। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, बिल्कुल सही। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों कथन सही है। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए कि इसमें असत्य कथन कौन सा है। असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये गलत है। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति से वापस लौटना चाहते थे, ये सही है। वे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये भी सही है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है और ये जो है वो गलत है। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन कौन सा है। तो ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, ये गलत है। ब्रिटेन के नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे, बिल्कुल सही। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था, ये भी सही। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 और 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए। आंसर हो जाएगा बी, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है भाड़ा विरोधी का। तो आइए देखते हैं। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, बिल्कुल सही। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2 सही। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया, ये गलत है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। किस कथन को करना है, असत्य कथन को। तो गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं में भागीदारी बढ़ी, ये तो सत्य है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना औरत की असली कर्तव्य है, ये भी सही है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने से हिचकिचाती थी, ये भी सही है। तो जो सत्य कथन है उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, अविंद्रनाथ टैगोर ने। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडों में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये बिल्कुल सही। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल का था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ना 1 और ना 2 जो है असत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ, आंसर हो जाएगा बी, वर्धा। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष का जन्म हुआ था। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इक्विजिन्स क्या थी, इक्विजिन्स क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। क्या थी, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। छापा खान प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रहित जनमत की आंधी में निरंकुशतावाद उड़ जाएगा, यह कथन किसका है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुईस सेबेस्तिये मर्सिये का। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुईस सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। कालक्रम का निर्धारण करें, तो आइए करते हैं और कूट का प्रयोग करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण, उसके बाद ऑफसेट प्रेस का निर्माण, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार प्रेस के निर्माण हेतु से होने लगा। तो आंसर हो जाएगा ए। तुलसीदास की 16वीं शती की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, आंसर हो जाएगा डी, 1810 ईस्वी में। हिंदुओं को बीच बीच छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ।
19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया था। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार, इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचड्डा ने। रामचड्डा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी है। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये बिल्कुल सही है। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ली, गलत है। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकती, ये भी गलत। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल एक। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप में देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। फिर सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर गोलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे ही मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह जो है या अक्षर नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिकाओं की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली है और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जो है वो जानते हैं। अगला है मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन है। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, बिल्कुल सही। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है ये तीनों सही है। मेसोपोटामिया की नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए, असत्य कथन को। तो आइए देखते हैं असत्य कथन। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, गलत। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, तो ये भी गलत। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से थे, ये सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2। रोमन साम्राज्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। एकल परिवार का चलन था, बिल्कुल सही। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, ये भी सही। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी सही। तो आंसर जो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने परिवारों के साथ नहीं रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि उनके लिए परिवार की यही अवधारणा थी। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए और सत्य कथन का चयन करें। तो जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, बिल्कुल सही। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ये गलत है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। रोमन साम्राज्य में गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य रूप से व्यापारिक मंदे थे। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिक पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का जो है वो चयन करें। तो आइए देखते हैं असत्य कथन का। तो असत्य कथन कौन सा है? रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, यह सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े के मजदूरों की प्राथमिकता दी गई थी, ये जो है हमारे पास ये भी सही है। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत है। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण गृहस्था रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा सत्य कथन वो सी हो जाएगा। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगोल जनजाति की परंपरा प्रथाओं का संकलन था। यास जो था वो क्या था? वो मंगोल जनजाति के परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई, बिल्कुल सही। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 दोनों सही है, माने 1 और 2 दोनों सही है। गिरमिटिया मजदूरों का सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? आंसर हो जाएगा बी, कैरिबियाई देश में भेजा जाता था। 18वीं सदी के अंत तक दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी, बिल्कुल सही।
उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों को मांग बढ़ा दी, ये भी सही। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी, ये गलत है। आंसर जो होगा कथन वो 1 और 2 सही है। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रिया की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा, गलत है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रिया की स्थापना के बाद के चरण के बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 है। 17वीं सदी से 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रिया की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण नाम देते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही क्या हो जाएगा 2 होगा। क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्पादकों का संगठन। क्या था? उत्पादकों का संगठन। शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में, ये गलत है। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन हमारे पास सही है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी, बिल्कुल सही। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक जो है वो पहुंच गई थी, ये गलत है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, केवल जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। भारत के पश्चिमी तट पर सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था, बिल्कुल सही। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली माध्यम से भारत दक्षिणी पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही। यानी ये दोनों सही है। ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया था। ब्रेडन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1944 में हुआ। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन की सहमति बनी थी। अगला है वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। इसे भारत ने लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है, बिल्कुल सही। विश्व आर्थिक मंच WF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। मत्स्य पालन समिति COFI निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 सही है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, बिल्कुल सही।
नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, ये गलत है। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई, ये भी गलत है। नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होती है, ये भी सही है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी, केवल जो है 1 और 4 सही है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषता इसका घुमावदार शिखर है जो स्तरों में उगता है और अक्सर पर्वत शिखर जैसा आकार होता है। यह विशिष्ट विशेषता नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से अलग करती है, जैसे कि द्रविड़ शैली जिसकी विशेषता इसकी पिरामिड शिखर है। वास्तुकला की नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे यानी शिखर के नीचे स्थित होता है, जो मंदिर की सबसे प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता है। शिखर को देवता के निवास का प्रतीक बनाने और गर्भगृह के पवित्र स्थान की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कथन 2 और 3 गलत है, क्योंकि नागर मंदिर भित्ति चित्रों या चित्रों के बजाय अपने मूर्तिकला अलंकरण के लिए जाने जाते हैं। मूर्तियां, नक्काशी और जटिल डिजाइन नागर शैली का अधिक विशेषता है। वास्तुकला की नागर शैली गुप्त राजवंश के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगला है, चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही है, हमें यह बताना है। तो यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, बिल्कुल सही। यह अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए स्थित है, गलत है। मूसी नदी अभ्यारण्य से होकर बहती, यह भी गलत है। डोंगरिया कोंध आदिवासी समुदाय चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा है, यह सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 1 और 4। निम्नलिखित में कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्रविड़। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में किस उद्देश्य को पूरा करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या मछली। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए, यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT और बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है, बिल्कुल सही। विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR की स्थापना की गई, यह गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 2022 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है, तो ये तो कथन सही है। उत्तर पूर्वी मानसून के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं, तो ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आइए देखते हैं। मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये गलत है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया है, सही है। दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया, यह भी सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 और 3 दोनों जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। निम्नलिखित में किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जल का प्रतीक है। क्या है? खाद्य जल का प्रतीक है। गिद्ध मृत जानवरों को साफ करके पारिस्थितिकी तंत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो बीमारी के प्रसार को रोकने और संतुलित खाद्य जाल बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोंडा और तसरांग पलिंगतीचू यानी लुंगनांग नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जास्कर नदी के बारे में ये कहा गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। MPLAD योजना के तहत धन राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, ये गलत है।
इस साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना। तो ये सही है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 जो है वो सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है? आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना, बिल्कुल सही। सीसीआई के विभिन्न उद्योग निकायों को प्रतिनिधि शामिल है, गलत है। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा डी, शोलापुर में। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? आंसर हो जाएगा डी, सरयू नदी में संचालित की जाएगी। ये था एडुटेरिया के नए बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।